सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये 4th नंबर का सब्जेक्ट है। तो आज हमने ओवरव्यू लेना है, थोड़ा सा बेस बनाना है और ओवरव्यू लेना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और 1-2 क्लास में जब बेस बन जाएगा फिर हम टॉपिक को सही पोजीशन में आ जाएंगे, क्या करने की, स्टार्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। सो बच्चों, अभी लिखना आपने, पहले मैं भगवान का नाम ले लेता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लाइफ में काम आने वाले सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। तो एक बार मैं भगवान का नाम ले लेता हूं, आप भी लो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, सीए इंटर, अगर हम सीए इंटर की बात करें, इसमें टैक्सेशन जो है वो पेपर नंबर 4 है। सीए इंटर में जो टैक्सेशन है वो बच्चों पेपर नंबर क्या है, 4 है, पेपर नंबर 4 है। और ये जो पेपर है इसमें डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है, जीएसटी 40 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है अगर हम मार्क्स के लिए बात करें, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर है ओएमआर 30 मार्क्स का, 30 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब 100 में से 30 नंबर का जो पार्ट आएगा वो ओएमआर आएगा, ऑब्जेक्टिव, और बाकी 70 नंबर का पेपर क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आके चलेगा। तो टोटल 100 में से 30 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव टॉपिक है हमारे पास। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सीए की इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल, जो सीए की स्टडी की बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, टैक्सेशन की सीए के इंस्टीट्यूट की 5 किताबें हैं, डायरेक्ट टैक्स की और जीएसटी की मिला के। तो 5 किताबों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो बच्चों, नॉर्मल बुक से स्टडी मटेरियल काफी टफ होती है, नॉर्मल बुक से इफ यू टॉक अबाउट जो सीए के इंस्टीट्यूट की बुक है वो काफी टफ होती है, तो हमने वही पढ़नी है। तो जितना हम बढ़िया लेवल पे पढ़ेंगे उतना ही पेपर हमारे लिए क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। सेकंड थिंग, हम लोग आपको हमारा डायरेक्ट टैक्स का और जीएसटी की क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसमें भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा डायरेक्ट टैक्स का भी और जीएसटी के भी, जिसमें क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर के प्रैक्टिस के लिए हम साथ साथ करते चलेंगे जैसे चैप्टर होता चलेगा। हमें कंसेप्ट की कॉपी बनानी है, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसकी हमें कॉपी बनानी है। तो कंसेप्ट के लिए हमें कॉपी बना के चलनी है, और साथ में एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए हम स्कैनर्स का यूज करेंगे। स्कैनर मतलब उसमें पिछले 25 अटेम्प्ट के पेपर होंगे लगभग, मतलब पिछले 25 अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ 12.5 साल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होंगे कि चैप्टर वाइज, तो वो भी हम साथ साथ करके चलेंगे, समझ आई बात, एग्जाम के क्वेश्चंस। और उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट, ओएमआर के ऑब्जेक्टिव के ऑनलाइन टेस्ट, साथ में ऑफलाइन टेस्ट जो क्लास में होगा हर चैप्टर के बाद आपके लिए, और एट लास्ट एमसीक्यू की बुकलेट जो सीए के इंस्टीट्यूट ने निकाली है, आईसीएआई ने, वो बुकलेट भी हमें करनी होगी। तो इफ यू टॉक अबाउट टैक्सेशन, लंबा चौड़ा सिलेबस है, लंबी चौड़ी बुक्स हैं, सारे सब्जेक्ट एक तरफ, टैक्सेशन क्या एक तरफ, क्वांटिटी वाइज अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा लेक्चर्स लगेंगे, और बच्चों नॉलेज में भी सबसे ज्यादा डीप ही होकर चलेगा, इनकम टैक्स का जो ये लॉ होकर चलेगा। तो कहने का मतलब ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो हमने इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू 30 नंबर की अलग बुकलेट है वो पढ़नी पड़ेगी, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं। ये वाली बुक्स पढ़नी पड़ेगी इंस्टीट्यूट की, हमारी बुक्स पढ़ेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की पूरी बुक आती है मार्केट में जिसमें 600-700 पेज की होगी, वो पढ़ेंगे। ये सबको मिला के हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और लास्ट में फिर रिवीजन भी, ऑनलाइन रिवीजन मैं कराता हूं हर बैच में इंटर को, तो ऑनलाइन रिवीजन की भी फैसिलिटी आपको मिलकर चलेगी, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट ये है कि हमें इन चीजों को साथ साथ करके पढ़ के चलना है, ठीक है। तो हम लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि अभी बच्चे काम आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन अगर हम बैच नहीं शुरू करेंगे ना
तो हम लोग बाद में सिलेबस नहीं पूरा करा पाएंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और सेकंड थिंग, ये सारी चीजें फेस टू फेस में मिल सकती है, ऑनलाइन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, नो डाउट, लेकिन फेस टू फेस का अलग ही मजा है, उसको पढ़ने का अलग ही सिस्टम है। जो इंटरेक्टिव डिस्कशन होती है क्लास में वो दूसरी तरीके से नहीं हो पाती, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसके अलावा सेंटर आपको लाइव बैच में ऐड करेगा। आप कभी बारिश है, तूफान है, आप लाइव भी क्लास घर से देख सकते हो। यही कैमरा लगा है, इस समय लाइव ट्रांसमिशन भी हो रही है। अभी पानीपत के 10 बच्चे कल ऐड ऑन होंगे क्योंकि वहां ऑलरेडी बैच चल रहा है, लेकिन लाइव भी लेनी है कभी ना, तो कल मैं ऐड ऑन करूंगा क्योंकि एक लेक्चर में उनको ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, तो उनको भी लाइव में ऐड ऑन कर देंगे हम। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, लाइव बैच आपको मिलेगा प्लस रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। अगर लाइव भी आप नहीं देख पाए, किसी कारण से क्लास में भी नहीं आ पाए, तो रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी आपके पास होगी। लाइव क्लास सेव हो जाती है, 2 घंटे के बाद वो रिकॉर्डेड बन जाती है। तो हम लोग आपको तीनों फैसिलिटी दे रहे हैं, फेस टू फेस भी, लाइव भी और साथ में क्या, रिकॉर्डेड भी, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर आप कभी भी देखना चाहें एट एनी टाइम, इफ यू वांट टू सी द लेक्चर अगेन यू कैन सी लेक्चर एट एनी टाइम, आप कभी भी देख सकते हो, उसके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ आया पॉइंट? तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी और जैसे ही अभी 1-2 दिन में आपको लाइव बैच में भी ऐड कर देंगे, आपको सारा सिस्टम समझ आना शुरू होगा। जो ऑलरेडी फाउंडेशन वाले उनको पता है और जो इंटर वाले हैं, जो नए हैं जो लोग, उनको पता लग जाएगा कैसे क्लास लगा के चलनी है। क्लास लैपटॉप पे, मोबाइल दोनों पे चलेगी, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, मोबाइल पे भी क्लास चला के चल सकते हैं, दोनों स्क्रीन की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। समझ आया पॉइंट? और इफ यू टॉक अबाउट सीएस के बच्चे, वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो सीएस के अंदर भी टैक्सेशन जो है कंपनी सेक्रेटरी में वो 100 मार्क्स का है। वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना आपके पास, जीएसटी एक्सेट्रा, वो 30 नंबर का है और डायरेक्ट टैक्स 70 नंबर का है। वहां पे टोटल ऑब्जेक्टिव है, टोटल क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है आपकी काइंड नॉलेज के लिए। समझ आया ऊपर से? तो जस्ट हमने ये ऊपर से बात की सो दैट आप लोगों को माइंड में रहे कि हम किस तरीके से पढ़ के चलेंगे। बट मैं ये चाहता हूं बच्चों, हम लोगों ने बैच जो शुरू किया है ना, वो ये सोच के किया है कि अगर हम आज 2-3 सितंबर है बच्चों, 1 महीना पहले की पढ़ाई ना बच्चों के काफी लेक्चर पूरे कर देगी। सेकंड थिंग बच्चों, ये रिजल्ट आएगा मान लो 25 सितंबर 20 सितंबर, रिजल्ट के बाद 10-15 दिन तो वैसे ही खराब हो जाते हैं इंसान के, भाई एडमिशन लेना है सोची में। तो अगर बैच 15 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से शुरू होगा और पेपर जिनके मई में हैं उनको काफी परेशानी आएगी, उनको रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और मजे वाली बात भी नहीं होकर चलेगी। तो ये हमारे लिए सिरदर्दी है। हम जो पहले बैच शुरू कर रहे हैं इसका प्रेशर हमारे ऊपर है, ना कि आपके ऊपर है, क्योंकि बच्चों हमें फिर बच्चे आएंगे उनको रिपीटिशन करानी पड़ेगी, ये हमारे लिए प्रेशर है इस समय। और अभी हमारे कई बच्चे फाउंडेशन के बोल रहे हैं सर अभी हम रिजल्ट की वेट, क्योंकि हमने बैच उनके कहने से ही शुरू किया है, बट पीपल आर लिट कंफ्यूज, लेकिन अब शुरू कर दिया है तो रिकॉर्डिंग अब ऑनलाइन होकर चलेगी। जब आएगा रिजल्ट तो देखी जाएगी, अकॉर्डिंगली होकर चलेगा। चलिए अब आप भी लिखेंगे, आप लोग भी लिखेंगे कॉपी में। इंट्रोडक्शन चलिए पहला आ रहा है इंट्रोडक्शन। बच्चों इंट्रोडक्शन, आज हम टैक्स की इंट्रोडक्शन की बात ही करेंगे। हमारे पास 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। हमारे पास 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो देश में हमारी जो सरकार है उसकी कोई वो सारे बिजनेस तो नहीं करती। सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा, टैक्सेस से आएगा। और टैक्सेस सरकार की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो वी हैव 2 टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे पास एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम होता है और ये प्रोग्रेसिव होता है, और ये टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज के ऊपर होता है और ये रिग्रेसिव होता है।
और ये रिग्रेसिव होता है। इसको जो देश में मैनेज करती है अथॉरिटी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, देश में दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बच्चों, वो टैक्स ऑन इनकम होता है, मतलब जो पैसे कमाएगा वो पे करेगा। आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, पैसे नहीं कमाते तो आपने आज तक डायरेक्ट टैक्स पे नहीं किया होगा। हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। तो जो कमाएगा वो पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और किसके ऊपर होता है, सर्विसेज के ऊपर होता है। और बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि इसका बर्डन पुअर के ऊपर ज्यादा है, रिच के ऊपर क्या है, कम है। लेकिन बच्चों ये प्रोग्रेसिव होता है, इसका बर्डन हाई क्लास वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ज्यादा कमाओगे डायरेक्ट टैक्स उतना ज्यादा ही पे करोगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव होता है, पुअर के ऊपर इसका बर्डन क्या होता है, ज्यादा। कैसे? एक पुअर आदमी दिन के 100 रुपए कमाता है, वो 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च करता है अपनी दाल रोटी खरीदने के लिए। तो बच्चों वो उसको नेसेसरीज के ऊपर पैसा क्या करना है, खर्च करना है, रोटी कपड़े के ऊपर। तो वो लोग कमाते भी कम है और खर्च भी क्या करते हैं, ज्यादा। अमीर आदमी कमाता ज्यादा, खर्च क्या करता है, कम। इसीलिए, और आपके नॉलेज के लिए, आज देश में जीएसटी लगभग हर आइटम पे है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आइटम पे है। तो बच्चों आप देखो, अगर रतन टाटा, टाटा के मालिक रतन टाटा अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और एक छोटा सा पर्सन जिसने अभी कमाना शुरू किया वो भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएगा, तो जीएसटी का रेट उस पर क्या लगेगा, सेम लगेगा। जीएसटी का रेट चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि छोटा आदमी कमाता भी कम है और खर्च ज्यादा करता है, और जीएसटी इक्वल रेट है जो एज इक्वलेंट टू बिग पर्सन के लिए है, बड़े से बड़े आदमी के लिए। मोबाइल रिचार्ज करो 100 रुपए का तो आपको 80 रुपए मिलेंगे, उसके अंदर 80 रुपए मिलेंगे। तो 10, 15, 20 रुपए जो करते हैं वो किसके हैं, जीएसटी के हैं, जीएसटी के हैं, आपकी नॉलेज के लिए। सो व्हाट आई लाइक टू से कि इसका बर्डन, इसीलिए सरकार ने नेसेसरीज के ऊपर, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर जीएसटी का रेट क्या रखा है, कम रखा है, लोअर रेट रखा है। 18% या 28% नहीं रखा, कम रेट रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता पुअर के ऊपर इसका बर्डन क्या है, ज्यादा है। जो कि इनकम टैक्स वो पे करेगा, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा क्या करेगा, पे करके चलेगा। पॉइंट समझ आया? तो इफ यू अर्न मोर यू पे मोर। आप नहीं पे करते मत चुकाओ। और आप देखो आज तक आपकी एज कितनी है, आपकी, चलो 20-22 वाले बच्चे बैठे हैं, तो 20-22 वाले जो बच्चे हैं ना, आप देखो आज तक आपने क्या डायरेक्ट टैक्स पे करा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे करा है? यस। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, घर की डिश रिचार्ज कराते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ना बहुत वाइड कवरेज है, आपकी नॉलेज के लिए। इसका कमाने से कोई मतलब नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और किसके ऊपर है, सर्विसेज के ऊपर है। देश में जो अथॉरिटी है इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करती है, अथॉरिटी, वो है आपकी नॉलेज के लिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे सीए के इंस्टीट्यूट को आईसीएआई मैनेज करता है, ऐसे ही टैक्सेस को एक अथॉरिटी मैनेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्ट टैक्स में होती है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्सेस। और उसमें होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड क्या, कस्टम। और आज देश में मेनली दो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जिसमें एक जीएसटी और एक क्या है, कस्टम है। एक्साइज, वैट लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के ऊपर अभी भी एक्साइज और क्या लगता है, वैट ही लगता है। लेकिन वो एक अलग बात है, वो सरकार ने लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रखा हुआ है, उसको छोड़ दें। प्रैक्टिकली दो ही तरह के इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे सिलेबस में, सिर्फ जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी आप सीए फाइनल में पढ़ के चलोगे। तो दो ही इनडायरेक्ट टैक्स है मेनली, हम जिसकी बात करके चलते हैं। तो रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव का मतलब क्लियर है सभी को, डन है। अथॉरिटीज का मतलब क्लियर, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड क्या, कस्टम, क्या, कस्टम। पॉइंट क्लियर है? चले फिर आगे। नंबर टू, पावर टू लेवी टैक्सेस। सेकेंड पॉइंट आ रहा बच्चों कि पावर टू लेवी टैक्सेस। टैक्स कोई भी कलेक्ट कर सकता है क्या? बच्चों देखो, अब टैक्स है,
जब राजा सिस्टम था या माफिया सिस्टम था देश में तो हफ्ता बोलते थे। अब टैक्स वाला सिस्टम है। ये कहना चाहते हैं नोबडी कैन कलेक्ट टैक्स अनलेस एंड अनटिल देयर इज अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ ऑथराइज ना करे किसी को, कोई भी ऐसे पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए भारत के संविधान के अंदर क्या प्रोविजन है उसकी हम लोग बात करके चल रहे हैं। तो लिखते हैं भारत के संविधान का आर्टिकल 265, आर्टिकल 265, नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law। ये कह रहे हैं देश में कोई भी टैक्स ना लेवी होगा ना ही कलेक्ट होगा जब तक लॉ की अथॉरिटी नहीं होती। तो बिना लॉ की अथॉरिटी के देश में कोई भी टैक्स की कलेक्शन नहीं होकर चल सकती। ठीक है, और आगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस whether direct or indirect to state government and central government। भारत के संविधान ने जो पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस है, पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस है, वो सेंटर और किसको दिए हैं? स्टेट को देकर चली है। तो बच्चों सिर्फ देश में संविधान ने पावर दिया या तो सेंटर के पास है या तो किसके पास है? स्टेट। सीधा सा लॉ है। सेंटर पूरे देश को लेके लॉ बनाता है। जीएसटी नेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स नेशनल टैक्स है, और जो आपके पास स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, वो क्या है आपके पास? स्टेट का लॉ है, स्टेट का लॉ है। स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, सेंटर किसके लिए लॉ बनाएगा? पूरे देश के लिए लॉ बना के चलेगा। पॉइंट क्लियर है? फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट and state are empowered to make laws on matters enumerated in 7th schedule of Article 246 of Article 246। इन्होंने कहा जो पार्लियामेंट एंड स्टेट है, जो पार्लियामेंट है एंड स्टेट है, वो लॉ बना सकते हैं। देश के आर्टिकल 246 के अंदर एक 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें हैं, 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में जो आइटम आएगी उसके लिए सेंटर लॉ बनाएगा, लिस्ट 2 में जो आइटम आएगी उसके लिए स्टेट लॉ बनाएगा, और लिस्ट 3 में जो आइटम आएगी उसके लिए दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लॉ बना के चलेंगे, लॉ बना के चलेंगे। तो लिस्ट 1 में सेंटर लॉ बनाएगा, लिस्ट 2 में स्टेट लॉ बनाएगा, और लिस्ट 3 में तीनों। अभी लिखते हैं उस पॉइंट को, उसी पॉइंट को लिखने जा रहे हैं। तो ये लिखा सभी ने यहां तक। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल, इसमें बच्चों 3 लिस्टें हैं। लिस्ट 1 कितनी लिस्टें हैं बच्चों? 3 लिस्टें। लिस्ट 1, पार्लियामेंट हैज
एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की, जो आइटम लिस्ट 1 में आएगी। ये 1 रोमन वाला करो। लिस्ट 1, लिस्ट 2, स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। स्टेट के पास बच्चों लिस्ट 2 के आइटम की लॉ बनाने की पावर जो लिस्ट 2 में आती है। और लिस्ट नंबर 3, concurrent list, both parliament and state have power to make laws। दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है, दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है। बच्चों संविधान में सब लिखा हुआ है, लाइक इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर होगा देश में, वो संविधान में लिखा है कि वो लिस्ट 1 के आइटम है, तो उसका लॉ कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से बनेगा। अगर आप कोई देश में प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है। क्या लगती है बच्चों? स्टैंप ड्यूटी। वो स्टैंप ड्यूटी जो होती है ना, आपकी नॉलेज के लिए, उसका लॉ कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। तो वो लिस्ट 2 के आइटम है, सबको पता है। और जीएसटी लिस्ट नंबर 3 के आइटम है। सेंटर और स्टेट ने मिलकर क्या बनाया है? लॉ बना के चला है। तो ये पहले से ही पता है किसके ऊपर किस बात को लेके पावर है। तो जो लिस्ट 1 के आइटम है उसका लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। लिस्ट 2 में स्टेट और लिस्ट 3 में क्या होगा? दोनों बनाकर चलेंगे, मिल बांट के लॉ बना के चलेंगे। फिर लिख रहे एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 मतलब डायरेक्ट टैक्स के लिए है। सेवंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। सेवंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। अब सुनिए, ये तो है नहीं कि सेंटर एक चीज को लेकर लॉ, देश में दुनिया भर के लॉज हैं। तो लिस्ट 1 के अंदर ना जो डायरेक्ट टैक्स का लॉ बना था वो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। उसके एंट्री नंबर क्या था? 82 मतलब 82वें नंबर की एंट्री थी जिसमें डायरेक्ट टैक्स का लॉ। उससे पहले और चीजों के लॉ 81 नंबर के बन चुके होंगे। तो डायरेक्ट टैक्स 82 नंबर की एंट्री थी। उसके बाद भी बहुत सारी एंट्रीज होंगी अलग अलग लॉ को लेके, पर डायरेक्ट टैक्स की एंट्री नंबर क्या था? 82 था। लिस्ट नंबर किसका? 1। पेपर OMR है तो हमें ये एंट्रीज लर्न करनी पड़ेगी, एंट्री का नंबर लर्न करना पड़ेगा। OMR में पूछ सकता है कि इसका एंट्री नंबर क्या है। चले आगे, डन है, पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो 7 शेड्यूल कौन से आर्टिकल में? 246। कितनी लिस्टें हैं? 3 लिस्टें। और डायरेक्ट टैक्स की एंट्री नंबर क्या है बच्चों? 82। ठीक है, ध्यान रख के चलना बच्चों। चैप्टर 1 है ना हमारा इनकम टैक्स का। वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, हमें 10 लेक्चर लगेंगे इसका बेस बनाने के लिए, 10 लेक्चर्स। और आप देखेंगे आपको इस चैप्टर के बाद इंडिया का टैक्स निकालना आ जाएगा, किसी का भी निकालना आ जाएगा, कंपनी हो, फर्म हो, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़, 500 करोड़, सबका आ जाएगा। लेकिन पॉइंट मेरा ये है, सिर्फ कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास जो आइटमें हैं, जो लॉ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप मानोगे पूरे देश में जो ये एक्ट है ना इनकम टैक्स, इसमें 298 सेक्शन है, सिर्फ 298 होते कितने हैं? 298 सेक्शन, जबकि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है। और बच्चों 298, ये 298 पूरे देश पे भारी है, पूरे देश पे भारी है। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ इंडिया है इनकम टैक्स का लॉ। इनकम मतलब आसान लॉ नहीं है, वन द कॉम्प्लेक्स लॉ है। सरकार जो मैं देख रहा हूं बीजेपी की, इसको और कॉम्प्लेक्स करी जा रही है, और कॉम्प्लेक्स करी जा रही है। मतलब उम्मीद थी शायद ये और सिंप्लीफाई होगा, पर सरकार ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया डे बाय डे, पूछो ना। इस बार
जो इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म्स आए जिसमें हम डाटा सबमिट करते हैं सरकार को, इतने लंबे चौड़े कर दिए हैं। पिछली बार तो बहुत आसान थे, अब तो बहुत लंबे चौड़े कर दिए हैं, ठीक है ना। तो सरकार आई डोंट नो, या तो हर चीज को ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं, लेकिन डे बाय डे सरकार इनको क्या करती जा रही है, एक तरह से बच्चों वो काफी कॉम्प्लेक्स करती जा रही है। जबकि उम्मीद थी कि आसान करेंगे, आसान बिल्कुल भी नहीं है जो ये लॉ है। हमने 1.5 पेज की नोटिंग कर ली है, 1.5 पेज के 2 पेज छोड़ के, आगे पीछे 1 पेज छोड़ के, मतलब 2 पेज हो जाएंगे आगे पीछे, उसके आगे नेक्स्ट पेज से लिखना। 3rd नंबर पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तीसरा नंबर पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो आगे पीछे 1 पेज छोड़ देना अनमोल, उसके आगे लिखना, ठीक है, मतलब 3rd पेज हो जाएगा सिंपल सिंगल वे में। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, भारत में इनकम टैक्स लॉ के क्या सोर्स है, कैसे हमें इसको पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ना है बच्चों। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस पढ़नी है, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, क्या कंपोनेंट्स है इनकम टैक्स लॉ के, बता ली तुमने, नोटिंग की हुई है, नोटिंग की हुई है इसकी। तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ हमारे पास क्या है, अब सुनिए। देश में अगर आपको इनकम टैक्स का लॉ समझना है तो देश में इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि 1961 में आया था, 1961 में आया था। कुछ नहीं लिखना, सब मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया बच्चों, ठीक है ना। तो कुछ मत लिखो, मैं आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो 100% नोटिंग में हूं। इतना बड़ा सब्जेक्ट भी 100% नोटिंग में है, जैसे हम फाउंडेशन में करते हैं, ताकि लास्ट डे जो पेपर नंबर 4 है ना टैक्स का, उसमें बच्चों अकाउंट्स के सुख दुख होंगे, लॉ के सुख दुख होंगे और कोस्ट एफएम के सुख दुख होंगे, और हर पेपर में हमें एक छुट्टी मिलती है। तो अगर मैं 100% नोटिंग नहीं कराऊंगा, इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते इतने बड़े लॉ को, लेकिन जो 100% नोटिंग होगी ना, आप इसको रिवाइज कर लेंगे 1-1.5 दिन के अंदर, इजिली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिए, देश में 1961 में आया था इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में। तो बच्चों हमें एक्ट पढ़ना है, हर साल जो बजट आता है उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट। सुनिए, बजट पहले कांग्रेस सरकार के टाइम पे 28 फेब को आता था, 28 फेब को। बीजेपी ने एक अच्छी बात करी, इसको 1 फेब को कर दिया। देश में अब 1 फेब को बजट आ जाता है, 1 फेब को बजट आता है, और 1 अप्रैल से जनरली उसके रूल हमारे देश में लगने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमें 2 महीने मिलते हैं, वी नीड टू प्रिपेयर, बिजनेसमैन नीड टू प्रिपेयर देयर माइंड्स, तो दे गेट 2 मंथ्स, फेब एंड क्या, मार्च। समझ आया पॉइंट। तो उन्हें फेब और मार्च का समय मिलकर चलता है। तो व्हाट इज द करिकुलम, पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ये हुआ, अब जो बजट आया था वो 2021 का बजट था, 2021 का जो 1 फेब को आया, उसके रूल 1 अप्रैल 21 से देश में लगने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे सिलेबस में बजट 21 है। टैक्स की एक दिक्कत है बच्चों, वैसे तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने से मुझे बहुत फायदा मिलता है, मैं खुद अपडेट हो जाता हूं, लेकिन एक दिक्कत है बच्चों, इसमें ना पुराना एक्ट काम नहीं आता। जैसे अकाउंट्स में और कोस्टिंग में तो क्या होता है, टीचर, आप मानोगे टीचर पिछले वाली रिकॉर्डिंग दे देगा, काम चल जाएगा, पर टैक्स में तो बजट 20 अलग था, 19 अलग था, 21 क्या है, अलग है। हमारी टैक्स की क्लास 2 बार काम आती है, एक मई 22 में और एक क्या, नवंबर 22 में। अगले साल फिर बजट 22 आ जाएगा, फिर नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ये बड़ी परेशानी है। नहीं तो बच्चों एक ही बार बढ़िया रिकॉर्डिंग कर लेते, जरूरत ही ना पड़ती। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप देखना मेरा एफर्ट जब मैं इसमें लगाऊंगा सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। और आप कहोगे सर मतलब हर 6 महीने साल बाद एफर्ट चेंज करना पड़ जाता है। परसों की बात है, मैं एक बड़े टीचर से मिला, किसी मेरी मीटिंग थी पानीपत में,
ही सेड हम लोग क्या करते हैं, 2-3 नए चैप्टर रिकॉर्ड कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया शुरू के, बाकी सारी पुरानी रिकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, दे देते, कौन नई रिकॉर्डिंग करे, क्वेश्चन तो चेंज है ही नहीं और पुरानी रिकॉर्डिंग से काम चल जाता है, 2-3 नए चैप्टर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज होती है, पर हम टैक्स में ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो सारी रिकॉर्डिंग क्या चाहिए, दोबारा चाहिए, बिकॉज बजट आने की वजह से। हाँ, इस बार एक फायदा है, जो पिछली बार चैप्टर 1 था इनकम टैक्स में और चैप्टर 2 है इनकम टैक्स में, वो टोटली सेम है जो पिछली बार का है। शुक्र है चेंज नहीं होने, पहले चैप्टर में चेंज होता है, इस बार चेंज नहीं है, पर लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना। पिछली बार क्वेश्चन हम किए थे हमने 20-21 फाइनेंशियल ईयर पे, 1 अप्रैल 20 से 31/3/21, और अब जो क्वेश्चन करेंगे 1 अप्रैल 21 से 31/3 क्या 22। तो आपके सिलेबस में मई 22 और नवंबर 22 में जो सिलेबस आना है, अब किस साल की टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, 1 अप्रैल 21 से 31/3/22 को जो अब क्या होगी, खत्म होगी, जो फाइनेंशियल ईयर 21 एंड क्या 22 लेटेस्ट लॉ पढ़ रहे हैं जो अभी बजट में आकर चला था। समझ आई पन, हम कोई पिछला लॉ नहीं पढ़ रहे, लेटेस्ट वाला ही पढ़ के चलेंगे। सो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो हर साल बजट होता है फाइनेंस एक्ट। अब क्या होता है, जो टैक्स के रेट्स होते हैं, व्हाट आर द रेट्स एप्लीकेबल इन द मार्केट, वो हर साल के जो टैक्स में 2 तरह के रेट्स होते हैं बच्चों, एक होता है स्पेशल रेट्स और एक होता है नॉर्मल रेट्स। जो स्पेशल रेट होते हैं ना, जैसे लॉटरी पे कौन बनेगा करोड़पति, बिंगो नाइट, जितने आप पैसे कमाओगे 30% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आप केबीसी में जितना जीतोगे उसमें 30% टैक्स लग के चलेगा, ठीक है। तो बच्चों वो स्पेशल रेट्स हैं लॉटरी के ऊपर, लेकिन जो नॉर्मल रेट्स है टैक्स के, जो आम आदमी पे नॉर्मल लगते हैं, वो इस एक्ट में नहीं गिवन, वो फाइनेंस एक्ट में आता है। मतलब हर साल के जो नॉर्मल रेट्स है उसके लिए हमें हर साल का क्या पढ़ना पड़ता है, बजट पढ़ना पड़ता है, हर साल का बजट पढ़ना पड़ता है। और जो स्पेशल रेट्स हैं वो यहां नहीं आते, वो इसके अंदर होकर चलते हैं। समझ आया पॉइंट। तो हमें ये क्यों पढ़ना है, इसमें सारा लॉ लिखा है, और जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो कहां आ रही है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में आ रही हैं, और जो नए रेट्स हमारे लिए एप्लीकेबल हैं वो सारे कहां पे हैं, फाइनेंस एक्ट के अंदर है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। फिर रूल्स, एक्ट में और रूल्स में क्या फर्क होता है। एक्ट बोलता है टैक्स जमा कराना है इस डेट को, पर रूल्स बताएंगे कैसे जमा कराना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो एक्ट कहता है करना है, पर कैसे करना है वो कौन बताता है, रूल्स बता के चलता है। समझ आया पॉइंट। और सर्कुलर और नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजन आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, केस लॉ, कुछ केस लॉज होते हैं, सोलोमन का केस लॉ है, ठीक है ना, और रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस लॉ है। तो केस लॉज जो है ना, वहां से भी इंटरप्रिटेशन आती है, कोर्ट के डिसीजंस आते हैं कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो वहां से भी हम लॉ को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और जो सर्कुलर्स हैं ये अथॉरिटीज इशू करती हैं अलग अलग, तो इससे भी हम लॉ को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करके चलते हैं। अभी देखते हैं, 2 मिनट में लिखेंगे अभी सबको। तो कहने का मतलब है, इफ यू वांट टू गेट नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, आप सिर्फ ये नहीं सोचते हम ये पढ़ लें, आपको इन सबकी नॉलेज होगी, जुड़ जुड़ के लॉ की नॉलेज क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। दीज आर दी सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ क्या, इनकम टैक्स लॉ। देश में अगर आपने लॉ की समझ लेनी है तो आपको इनकी समझ लेना जरूरी है। समझ आया पॉइंट सभी को। ऊपर ऊपर से अब लिखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, it extends to whole of India। बच्चों देश में जम्मू कश्मीर पे शुरू से ही अप्लाई होता है, तो पूरे देश में अप्लाई होता है। ये बात सेक्शन नंबर किस में लिखी है, 1 में लिखी है। 298 में से एक सेक्शन तो हो गया, ऊपर ऊपर से एक तो हो गया, ठीक है, कि ये पूरे देश में अप्लाई होता है, इनकम टैक्स लॉ होल ऑफ इंडिया। नंबर 2, it came into force on 1 अप्रैल 62। वैसे बीजेपी के एजेंडा में था, मैं आपको बताऊं बच्चों, वैसे बीजेपी के एजेंडा में था कि इस बार जो लॉ आएगा ना, मतलब हम इनकम टैक्स को नया लेके आएंगे, जैसे जीएसटी नया लॉ आया वैसे ही। पर अभी कोरोना आ गया, जैसे कोविड आ गया, 2 साल उसमें चले गए तो रुक गए। नहीं तो उनके एजेंडा में था कि देश में जैसे जीएसटी का नया लॉ आया है वैसे इनकम टैक्स का नया लॉ लेकर आएंगे, क्योंकि लॉ काफी क्या हो गया, पुराना हो गया, जो 1961 का है। समझ आई बात। तो अभी रुक गया, मुझे लगता है अब तो ये नहीं आ पाएगा 24 से पहले।
अब मुझे लगता है अगले सेशन में जो भी सरकार आएगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तब लॉ चेंज हो जाएगा। सरकार कह रही है लॉ को चेंज करो, लोग भी कह रहे हैं सर लॉ में बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। जहां भी लॉ में अनसर्टेनिटी होगी ना, ज्यादा मैटर डिस्प्यूट में जाएंगे, कहां पे? कोर्ट्स में, और कोर्ट्स भरे पड़े हैं इनकम टैक्स के केसेस को लेकर, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, डिस्प्यूट हो जाता है, पार्टीज कोर्ट्स में चली जाती है, केस चलता रहता है, केस चलता रहता है। तो 1 अप्रैल 62 को आया था, 1 से लेके 298 सेक्शंस हैं एंड शेड्यूल्स हैं, 1 से लेके 14 तक शेड्यूल्स हैं, एक से 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल। शेड्यूल में किसी चीज के फॉर्मेट्स, कोई लिस्ट, कोई फॉर्मेट्स होते हैं शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में 298 सेक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमारे सिलेबस में बीच बीच में से सेक्शन है, अराउंड 100 प्लस सेक्शंस की कवरेज होगी। बाकी सीए फाइनल में पढ़ोगे आप, बाकी सीए फाइनल में पढ़ोगे, मतलब इंस्टीट्यूट ने आप बेसिक पार्ट सारा यहाँ पे और मीडियम पार्ट और बाकी पार्ट जो है ना वो सीए फाइनल के अंदर कवर करके चला है। तो 2 पार्ट में आप पढ़ के चलोगे, इंटर में कुछ और फाइनल में कुछ पढ़ के। और आप देखना 100 सेक्शन में आप कहोगे सर वाकई में इंटरेस्टिंग लॉ है, वाकई में लॉ कैसा बनाया है, और 100 सेक्शन ही भारी पड़ेंगे, मतलब काफी डिटेल है। मतलब सेक्शंस के अंदर ना सब सेक्शन क्लॉजेस बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनीज एक्ट में तो क्या है, मेन सेक्शन ज्यादा है, सब सेक्शंस कम है। इसमें अंदर ही अंदर, सेक्शन के अंदर ही अंदर मैटर बहुत ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ सेक्शंस कम है एज कंपैरेटिवली हम बात करें। और जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी सेक्शन नंबर किसके अंदर है? 2 के अंदर है, 2 के अंदर है। डिफरेंट डेफिनेशन जितनी भी है वो सेक्शन 2 के अंदर आपको मिलकर चलेंगी। पॉइंट समझ आया ऊपर से? तो होल ऑफ इंडिया 1 अप्रैल क्या 62, 298 सेक्शन है, 14 क्या है? शेड्यूल्स हैं इस लॉ के अंदर। समझ आया पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट इसी के आगे कंटिन्यूएशन में, सेक्शंस may have subsections or clauses and सब clauses। सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है, क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है। जैसे ये होता है बच्चों 4, समझो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सब क्लॉज क्या 1, सब क्लॉज क्या 1। इसके आगे नहीं जाता जनरली, मतलब रेयर ही होगा बहुत, यहां तक आके रुक जाता है, यहां तक आके रुक जाता है। जैसे कॉलोनी में हाउस नंबर होता है, टैक्सेस में सेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? लॉ में सेक्शंस होते हैं, सेक्शन से ही हम इंटरप्रिटेशन करके चलते हैं। तरीका मेरा वही है, इसमें भी इंटर में भी। मैं बता दूं सबको, आपको जो सेक्शन लर्न करने हैं, समरी बनाऊंगा मैं इसकी चैप्टर के एंड में, स्कैनर के क्वेश्चन की टिक मार्किंग कराऊंगा, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से फालतू के हैं, करेंगे तो सारे ही, लेकिन मार्किंग। तो आप देखोगे हमने स्टाइल वही फॉलो किया है कि मतलब कि आपको किसी भी एंगल से दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन कौन से लर्न करने, एंड में हर चैप्टर की समरी बनेगी, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन लर्न करना है, आपको वही एक पेज से सब कुछ लर्न हो जाएगा। सेक्शन की बात करें, बाकी अंदर का मैटर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर आपके पास सेक्शन may also have provisos and explanations। सेक्शन के अंदर ना प्रोविजोस भी होती हैं और एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। बच्चों सेक्शन के अंदर ना प्रोविजो भी होती है और एक्सप्लेनेशन भी होती है। अब सुनिए, प्रोविजो आपने सुना होगा, एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन। प्रोविजो का मतलब होती है एक्सेप्शन या फिर कंडीशन, या फिर क्या होता है? कंडीशन। जैसे हम बोलते हैं कैवेट एम्प्टर की एक्सेप्शन, ठीक है ना, हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट की ये एक्सेप्शन टॉपिक की। तो एक्सेप्शन का मतलब ये होता है जहां पे जनरल रूल प्रिवेल नहीं करता, नॉर्मल लॉ से उल्टा होना, नॉर्मल लॉ से उल्टा होना एक्सेप्शंस। तो प्रोविजो का मतलब या तो एक्सेप्शन होगी या तो कंडीशन होगी, या तो क्या होगी? कंडीशन। और एक्सप्लेनेशन क्या होता है?
जहां पे भी लॉ में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लॉ मेकर्स क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं। टू क्लैरिफाई सच मैटर वी आर हियर बाय एडिड एक्सप्लेनेशन ऑन दिस मैटर। मतलब कई बार लॉ में कंफ्यूजन आ जाती है किसी बात को लेके, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या ऐड करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं, ताकि जिनको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो प्रोविजो का मतलब क्या होता है, कंडीशन या फिर क्या, एक्सेप्शन। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, टू क्लैरिफाई एनी मैटर, उसको हम एक्सप्लेनेशन बोलकर चलते हैं। समझ आया पॉइंट, लिखते हैं प्रोविजोज। प्रोविजोज, इट स्पेल्स आउट द एक्सेप्शंस, कंडीशन। देखो वर्ड आया, या तो ये एक्सेप्शन बताएगा या तो एक्स्ट्रा कंडीशन बताएगा। तो प्रोविजन कंटेन in respective section subsection clause। तो ये किसी सेक्शन में हो सकती है, सबसेक्शन में हो सकती है, क्लॉज में होकर चल सकती है। डेट इज प्रोविजो spells out the cases where provision contain in respective section would not apply। और where apply with modification। मतलब या तो वहां पे सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, या तो अप्लाई होगा विद क्या, मॉडिफिकेशन। या तो मेन सेक्शन में अप्लाई नहीं होगा, या फिर एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ क्या होगा, अप्लाई होकर चलेगा। पेपर में एक बार आ चुका है, एक बार 2 नंबर में, डिफाइन प्रोविजो। डिफाइन क्या, प्रोविजो आ भी चुका है एक बार क्वेश्चन। तो इसको ना आप, इसको आप ऐसे मार्क कर लो, थ्योरी। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको 4 टॉपिक ऐसे मार्क कराऊंगा, थ्योरी। इसका मतलब है वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, बाकी क्वेश्चन सारा प्रैक्टिकल आएगा, बाकी सिर्फ नॉलेज के लिए होगा और प्रैक्टिकल पार्ट के लिए होगा। लेकिन ये आपको थ्योरी के लिए क्या करना है, लर्न करना है। पूरे डायरेक्ट टेक्स्ट में 60 नंबर में से 15 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है, एंड चैप्टर 1 इज वन ऑफ देम। चैप्टर 1 उसमें से एक है आपकी काइंड नॉलेज के लिए लिखा। और एक्सप्लेनेशन, explanation, it gives a clarification relating to provision contained in respective section, सबसेक्शन, क्लॉज। इसमें क्लैरिफिकेशन होती है, किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। समझ आया पॉइंट? चले आगे, डन है। तो मीनिंग क्लियर है दोनों का, प्रोविजो का। बच्चों देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने घर जाकर, मैं ना क्लास में 100% नोटिंग पे हूं, और क्वेश्चन कभी कभी होमवर्क दिया करूंगा, वो आपसे देखते ही सॉल्व हो जाना है, ज्यादा देरी लगनी है आपको, चाहे वो एग्जाम के हो चाहे स्टडी के हो। जो कंसेप्ट कर लिया फिर तो सॉल्व है वो। पॉइंट क्या है, आपने घर जाकर रेगुलरिटी नहीं तोड़नी, घर जाके काम अपना रेगुलर पढ़ना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप घर जाके ना
टैक्स के लिए 1.25 घंटा निकालो पढ़ने के लिए, 1.25 घंटा। जैसे मान लो किसी दिन मैंने कोई टॉपिक कराया पर वो आपका आधे घंटे में रिवाइज हो गया, तो 45 मिनट जो 30 मिनट बचे हुए हैं वो आप पिछला रिवाइज करो। अगर आप ये करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, इस सब्जेक्ट की मास्टरी हमेशा काम आएगी। अभी आज तो मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं, अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा कि टैक्स पढ़ने की नॉलेज और प्रैक्टिस करने के क्या फायदे हैं, आप देखना। क्योंकि इसमें लोगों के पैसे बचते हैं। जब आप किसी का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ बचाओगे ना, सामने वाला हाथ भी जोड़ता है, फीस भी मोटी देता है और लाइफ टाइम आपका थैंक्स, आपकी अपनी वो भी लगाता है, स्टेटस पे आपका व्हाट्सएप पे भी लगाएगा कि सर ने मेरे 20 लाख रुपए बचाए। समझ मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये टैक्सेशन है। जब इसका डंडा पड़ता है ना, पर्सन उठता नहीं, उठ जाता है। समझ आई बात? मजाक नहीं है टैक्सेशन की बात। और लोगों के जब आप पैसे सेव करते हो प्रॉपर वे में अपनी नॉलेज से, तो पीपल विल गिव यू अ लॉट ऑफ थैंक्स। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए टाइम निकालो। मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं पढ़ता था, मेरे को बड़ा शौक था इसको पढ़ने का, और मैंने तो इंटर खुद ही पढ़ी है। हमारे टीचर ने 15 दिन में पूरा टैक्स करा दिया। मैं आपको 5 महीने में भी करा दूं तो भी बड़ी बात है, 15 दिन तो खैर दूर की बात है, आपके नॉलेज के लिए बताऊं। क्योंकि एक एक सेक्शन को हमने उखाड़ना है। और आप देखना, एक जैसे हम पहली क्लास में वैसे हम आखिरी क्लास में, नोटिंग 100% स्टाइल सेम होगा, एवरीथिंग इज सेम। तो हमने सेक्शन को ना उखाड़ देना, आप देखना, तो उसमें टाइम बहुत लगता है उसको एनालिसिस करने में। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में अभी तक सीए इंटर के अंदर किसी भी टैक्स के टीचर की मोनोपोली नहीं है। हर चीज का टीचर है, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर टैक्स का कोई भी टीचर नहीं है इस समय हिंदुस्तान में। एज ऑन डेट की मैं अपडेट दे रहा हूं आपको, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता बच्चों, चाहे सब्जेक्ट मेरा हो चाहे कोई भी हो, मैं ऑलवेज आपको सही बात ही बोलूंगा। कि क्योंकि इसको पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसमें हर साल अपडेशन आती है, हर साल बैच रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये बड़ा टफ काम है। रेदर देन जो अकाउंट्स है, कोस्टिंग है, उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं। एक बार रिकॉर्ड हो गया और 2-4 क्वेश्चन ऐड ऑन करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास और रिकॉर्ड हो जाएगी, इससे ऊपर की कोई बात नहीं होकर चलनी। अब नंबर बी हमारे पास, नंबर बी, दी फाइनेंस एक्ट। अब बताओ, हर साल का बजट बच्चों होता है फाइनेंस बिल। क्या होता है बच्चों? फाइनेंस बिल। जब वो पास हो जाता है तो बन जाता है एक्ट। वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अब सुनिए, देश में जो रिस्पेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रपोजल लेके आते हैं पार्लियामेंट में 1 फेब को बजट में, और जब वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देंगे तो इट बिकम्स एन एक्ट। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्ट बनते ही देश में लागू हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें डेट लिखी होती है कि ये चीज 1 अप्रैल से लगेगी, ये 1 जुलाई से लगेगी, ये 1 अगस्त से लगेगा लॉ। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द डेट, व्हेन इट बिकम एन एक्ट, जब वो एक्ट बनेगा अगले दिन से देश में लागू होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो उसमें डेट मेंशन है कि दिस रिस्पेक्टिव सेक्शन वुड एप्लीकेबल टू इंडिया और फ्रॉम 1st of July, तो देन इट शुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st of July। समझ आया पॉइंट? तो लिखते हैं इसका पॉइंट क्या है हमारे पास। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट introduces the finance bill in parliament, हर ईयर बजट आता है, और व्हेन फाइनेंस बिल इज पास्ड by both houses of parliament and gets the assent of president, it becomes an finance act। तो ये एक्ट बन जाता है, और जब एक्ट बनेगा तो हमारे ऊपर इसके रूल्स लगने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। तो आप मुझे बताओ, जो 1 फेब को बजट आया,
कब से लागू होता है? जनरली 1 अप्रैल से, जनरली, ठीक है ना। और हमारा जो बजट 21 है वो 1 अप्रैल 21 से देश में लागू हो गया है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जिस साल के लिए हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स लॉ, वो 21 और क्या है 22। पिछले साल तो हो चुके, उसका तो किसी ने कुछ करना नहीं। अब तो 21-22 चल रहा है, तो जो 31 मार्च 22 होगा उसके लिए आप टैक्सेस के रूल्स पढ़ के चल रहे हैं। अब मुझे बताओ नॉर्मल रेट्स कहां मेंशन होते हैं? नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स कहां मेंशन होते हैं? आर मेंशन्ड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। और जबकि स्पेशल रेट्स कहां होते हैं बच्चों? स्पेशल रेट्स आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि लॉटरी हो गया, 30% है लॉटरी का टैक्स रेट। 1 रुपया कमाओगे 30 पैसे सरकार को दोगे। अगर आप 1 रुपया भी कमाओगे 30 पैसे सरकार को देके चलोगे। समझ आया पॉइंट? OMR ये सब नॉलेज के लिए। अभी तो मैंने प्रैक्टिकल पार्ट शुरू ही नहीं किया, लेकिन इससे OMR आ सकता है आपको। इस पॉइंट से आपको OMR, क्योंकि 30 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव है टैक्स के अंदर हमारे पास। मैं हर जगह मार्किंग करूंगा, आप टेंशन मत लो, बस आपने पढ़ना है बच्चों। सब कुछ मैं कराऊंगा, स्कैनर क्या, स्टडी मटेरियल भी क्या, सब कुछ, लेकिन संभालना आपने, बादाम आपने खाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मेमोरी तो आपने संभालनी है, मैं तो समझा सकता हूं, ठीक है ना। आपको सर मुश्किल से मुश्किल सेक्शन मैं समझा दूंगा और लिखवा भी दूंगा, समझ भी आ जाएगा, पर रिटेन तो आप ही करेंगे ना अल्टीमेटली। पेपर के लिए लर्न तो आप ही करके चलेंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट लिखा सबने, ये वाला पॉइंट। फिर आपके पास हमारा, मुझे जल्दी बताओ हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है इस समय? कौन सा फाइनेंशियल इसके लिए हम पढ़ रहे हैं? 21 और क्या 22, 21 और क्या 22, ठीक है, माइंड में रखना है और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट, सी पॉइंट, इनकम टैक्स रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके पास है? सीबीडीटी। मैंने आती क्लास में बताया था, देश में डायरेक्ट टैक्स को कौन मैनेज कर रहा है बच्चों? सीबीडीटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। तो रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। तो सीबीडीटी फ्रेम द रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दो, पहले लिख लो, चलो पहले, फिर क्वेश्चन का आंसर देना। एक क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों मुझे सभी। सीबीडीटी के पास लॉ बनाने की पावर है कि रूल्स बनाने की पावर है? रूल्स, ध्यान रखना। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। इनकम टैक्स के लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। रूल्स बनाने की पावर है। और मैंने बताया था रूल्स और एक्ट में फर्क ये होता है, एक्ट बोलता है ये करना है, पर वो कैसे करना है वो कहां लिखा होता है? रूल्स में लिखा। तो सरकार ने गाइडेंस दे दी ऐसा होगा, पर उस करने का रास्ता क्या है वो आपको कौन बताएगा? सीबीडीटी। पार्लियामेंट कहां से रूल बना लेगा हर चीज को लेके? बच्चों आप देखो, इतने देश का लॉ बनाना है, पार्लियामेंट सेशन हर समय होता नहीं है। पीछे अभी कांग्रेस वाले भी हंगामा कर रहे थे, लड़ाई तक हो गई है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में। इतनी बार पूछो ना, माहौल खराब है। इस बार तो मॉनसून सेशन भी खराब कर दिया उन्होंने। तो थोड़ा टाइम पार्लियामेंट बैठता है पूरे साल में, उसमें भी रूल्स कैसे बना देंगे वो, ठीक है ना। तो रूल्स बनाने की पावर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को दी गई है। ऐसी सीए के इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स बनाने, फॉर्म्स को एडिट करना पावर किसके पास है? ICAI के पास होकर। हाँ, कोर्स में कोई चेंज करना है वो पार्लियामेंट से पास होकर आएगा, बट कोर्स पार्लियामेंट से पास हो गया, उसके बाद फॉर्म्स बनने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? ICAI। इधर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करके चलेगा। पॉइंट क्लियर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। फिर आपके पास सर्कुलर्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। बच्चों सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। अब समझते हैं बच्चों सर्कुलर क्या होता है।
टू सर्कुलेट सम इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, उसके लिए सर्कुलर होता है। देश में सर्कुलर जो होते हैं ना, आपके नॉलेज के लिए, ये सीबीडीटी इशू करती है, सीबीडीटी इशू करती है। मेनली सर्कुलर में क्या होता है, कुछ क्लैरिफिकेशंस होती है। जैसे मान लो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मान लो हमारे पास 3, 4, 5 सितंबर है, कोई टैक्स की पेमेंट की डेट है 5 सितंबर, इंपॉर्टेंट डेट है, बट दैट डे कम्स टू संडे और साइड डाउन होगी इनकम टैक्स की पेमेंट वाली, तो सीबीडीटी सर्कुलर इशू करके डेट बढ़ा देगी, भाई 1 हफ्ते के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। तो सर्कुलर इशू करने की पावर किसके पास है, सीबीडीटी। रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सीबीडीटी। लेकिन लॉ बनाने की पावर सीबीडीटी के पास नहीं है। अब सुनिए, सीबीडीटी ने कोई ऐसा सर्कुलर इशू कर दिया जो हम सबके फायदे के लिए, हम सबके लिए, हम असेसी हैं, हम असेसी हैं। टैक्सेस में पर्सन को असेसी बोला जाता है, डेफिनेशन अगली क्लास में आ जाएगी असेसी की क्या होती है। तो हम सब असेसी हैं। अब मुझे बताना, एक डेट 5 सितंबर थी, उसको 15 सितंबर कर दिया, ये हमारे लिए फायदेमंद बात है कि नहीं है? ये हमारे लिए फायदेमंद बात है कि नहीं है? हमारे लिए डेट बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद बात है। एग्जाम 2 मई से मई 22 के 15 मई से होंगे, फायदेमंद है कि नहीं आपके लिए, बताओ। लेकिन 2 मई से अगर मान लो अप्रैल में कर दे, नुकसान है कि नहीं है, यस और नो? तो जब सीबीडीटी को सर्कुलर इशू करता है, कोई अनाउंसमेंट करता है किसी बात को लेके, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे फायदे के लिए और हमारे नुकसान के लिए है। अगर हमारा फायदा है तो हम 100% फॉलो करेंगे, बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है, तो हम उसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि सीबीडीटी के पास लॉ बनाने की अथॉरिटी नहीं है। कोई आपको फायदा दे, मिल ले लो, लेकिन नुकसान, क्योंकि लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। जब लॉ ने ड्यू डेट, जब लॉ मेकर्स ने ड्यू डेट 5 सितंबर बोली है, हाउ सीबीडीटी कैन डिक्रीज द ड्यू डेट टू 4 सितंबर, वो 5 की जगह 4 कैसे करके चल सकते हैं, हाउ दे कैन इंटरफियर इन द पावर ऑफ लॉ। बोलिए सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। सो अगर सीबीडीटी का सर्कुलर हमारे अगेंस्ट है तो हम हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट में एक पिटीशन होती है जिसको बोलता है रिट पिटीशन, WRIT, रिट पिटीशन। और हाई कोर्ट को लगेगा सीबीडीटी ने सर्कुलर गलत इशू किया है, साथ के साथ सर्कुलर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। जनरली इसमें क्या होता है, व्हेन दे इशू सम सर्कुलर, तो उसमें क्या होता है, आम आदमी तो नहीं जाता हाई कोर्ट में, रिट फाइल करने की फीस 2-3 लाख रुपए है कम से कम। तो इसमें सीए की एसोसिएशन जाती है, एडवोकेट की एसोसिएशन जाती है, जिस लॉबी के अगेंस्ट होता है वो चली जाती है। अब क्या होता है बच्चों, लास्ट मोमेंट पे साइट नहीं चल रही होती इनकम टैक्स की और डेट आ जाती है, सीए बेचारे रात ऑफिस में बैठे हैं कि अपलोड करें, साइट चल नहीं रही, सरकार ने डेट बढ़ाई नहीं, या बढ़ाई तो 1 दिन बढ़ाई, तो सीबीडीटी के सर्कुलर को चैलेंज करते हैं, भाई साइट जिस हिसाब से खराब है, 1 दिन की डेट बढ़नी ओके नहीं है। तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट फिर बोलता है डेट और क्या करो, एक्सटेंड करके चलो। तो रिट फाइल करने की पावर है। आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जब भी लॉ में कोई रेमेडी नहीं होती, किसी भी लॉ में, तो हाई कोर्ट में आप क्या फाइल कर सकते हो, रिट फाइल कर सकते हो। मान लो आपके घर के बाहर है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आके बेबुनियाद आपके घर के बाहर की सड़क तोड़ने लग गया, आपके घर की चीज तोड़ने लग गया, लेकिन जो एक्ट बना हुआ है हाउसिंग का, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है इसके अगेंस्ट, तो हाई कोर्ट में क्या जाओ, रिट फाइल करो। समझ आई बात? हाई कोर्ट सीधे के सीधे उसको क्वेश्चन कर देगा कि भाई आप गलत करके चल रहे हैं। समझ आया? अमिताभ बच्चन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करा कि हमें शक है आपने 2 नंबर की इनकम छुपाई है और आपने जो गूगल्स डाले हैं वो 16 लाख रुपए के हैं, तो हमें नहीं लगता आप 16 लाख के गूगल डाल सकते हो। तो उस समय यूपी में दूसरी सरकार थी जो अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट थी, तो अमिताभ बच्चन को परेशान करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने सीधा हाई कोर्ट में क्या फाइल करी, रिट फाइल करी कि सर उन्होंने नोटिस में लिखा है आई कैन नॉट वियर गूगल्स ऑफ ₹16 लाख, आप मेरी रिटर्न देखो इनकम टैक्स की, मैं करोड़ों रुपए साल में टैक्स पे करता हूं, तो क्या मैं 16 लाख का चश्मा नहीं डाल सकता? हाई कोर्ट ने उनकी बात समझी, हाई कोर्ट ने सीधे के सीधे ऑर्डर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जब कोई किसी को परेशान करता है तो लॉ में कोई रेमेडी नहीं है, लॉ में, तो फिर आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में रिट फाइल करके चलोगे। तो आप बताओ रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी। सर्कुलर कौन बनाता है, सीबीडीटी। सर्कुलर फायदेमंद है, फॉलो करेंगे यस और नो? यस। नुकसानदायक है तो बोलिए
क्या हम बाउंड है? बिल्कुल भी बाउंड। वी कैन चैलेंज, अगर नहीं चैलेंज करेंगे फिर तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो चैलेंज करके चलेगा इसको कोर्ट ऑफ किस में? लॉ के अंदर। समझ आया पॉइंट? लिखते हैं, सर्कुलर इशू बाय सीबीडीटी टू क्लैरिफाई डाउट्स, these are issued for guidance of officers oblique assessee। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं ना, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, ये अपनी मर्जी बहुत करते हैं बच्चों, बहुत। मैं क्या बताऊं इनका सिस्टम आप लोगों को। ये ना जिद्दी डिपार्टमेंट्स हैं सारे, और बातों को ना ढंग से समझ के नहीं चलते, जहां रिक्वायर्ड होता है वहां पे ढंग से फॉलो भी नहीं करके चलते। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको सीए के इंस्टीट्यूट का, अभी दिखाता हूं, एक सेकंड जरा, मैं मोबाइल में वही ढूंढ रहा हूं आपके लिए। ये देखो बच्चों, एक एग्जांपल बता रहा हूं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री है, चाहे हमारा सीए का इंस्टीट्यूट है, ये भी एक अथॉरिटी है जो हमारे लिए काम करती है। हम इनको कहेंगे डेट बढ़ा दो, हमारी बात नहीं मानेंगे, और नई जरूरत होगी तो अपने आप ही बढ़ा देंगे। तो लास्ट एग्जांपल के तौर पे, लास्ट डेट जो थी ना सीए फाउंडेशन की फॉर नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट, इट वाज 30 जून 2021। तो मैंने सीए के इंस्टीट्यूट के बड़े मेंबर को, मैसेज किया, देखो डेट 30 जून, देखो देख रहे हो आप 30 जून, सर एक्सटेंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सीए फाउंडेशन फ्रॉम 30 जून टू जुलाई, स्टिल स्टूडेंट्स आर थिंकिंग, सो काइंडली एक्सटेंड। तो उनका मुझे मैसेज आया, धीरज प्लीज कॉल मी, मुझे एक बार कॉल करो। तो मेरी उनसे बात हुई कि मैंने कहा सर काउंसिल की मीटिंग है सीए के इंस्टीट्यूट की, उसमें प्रपोजल रखो, डेट एक्सटेंड कराओ। तो ही सेड फोन पे डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टडीज मैडम है, और मैडम कह रही है कि 10th के बेस पे हमने एडमिशन अलाउ किया हुआ है सीए में, तो +2 की मार्कशीट की जरूरत नहीं है, बच्चे सोच रहे तो उनकी गलती है, तो हम डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर बात 10th की नहीं है, +2 का रिजल्ट नहीं आया, पीपल आर नॉट एबल टू थिंक कि हम सीए करें या फिर ना करें, सो सर प्लीज एक्सटेंड द डेट। उन्होंने कहा, मैं मीटिंग में प्रपोजल रखा था, मैंने कल मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। अब इंस्टीट्यूट को क्या हो गया, इन्होंने 31 जुलाई के आसपास 16 अगस्त की डेट कर दी, डेट बढ़ा दी बच्चों, 30 जून की जगह क्या कर दी 16 अगस्त तक आप एडमिशन लो, दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। तो जब मैं समझा रहा हूं उनको, और पिछली बार मैंने प्रेसिडेंट को बोला था, पिछली बार मैंने कहा आईसीएआई प्रेसिडेंट से मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे बड़े अच्छे जानकार थे पिछली बार वाले, तो उन्होंने, मैंने डेट बोला था, उन्होंने अगले दिन ही डेट बढ़वा दी थी। दे नो कि हम स्टूडेंट्स के कंसर्न में हम गलत बात क्यों करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसी सीए के इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, लोग बोलते हैं इनकम टैक्स वालों को साइड डाउन है, सुनते ही नहीं किसी की बात, और दिल होगा तो अपने आप ही डेट बढ़ा देंगे, और जब जरूरत होगी तो डेट नहीं बढ़ाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में सही डिसीजन मेकिंग की, ठीक है ना। तो जब चाहिए तब बढ़ाओ, अपना दिल कर तो बढ़ा दिया, अपना दिल करा तो नहीं बढ़ाया। तो अब निर्मला सीतारमण जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, ये सीए के अगेंस्ट है, ये तो पीछे पड़ी है सीए के, ये डेट नहीं बढ़ाती बच्चों लास्ट डेट पे, और बात बड़ी दिक्कत आ रही है, चार्टर्ड अकाउंट साइट चल रही। इस बार क्या आपको बताता हूं, इन्फोसिस को सीए के इंस्टीट्यूट ने नई इनकम टैक्स की वेबसाइट का काम दिया है। साइट वॉज सपोज टू वर्क फ्रॉम 1 जुलाई, और आज सितंबर हो गई, अभी भी साइट काम नहीं कर रही। अब काम तो हमारा डिले हो गया, आपसे साइट नहीं बन रही, ठीक है ना, आपने दिया काम, हमारा क्या मतलब है इसमें, जिस मर्जी को दिया, इन्फोसिस को दिया, टीसीएस को दिया, हमने क्या लेना। अब परेशानी तो सीए को आ रही है। अब क्या होगा, जो फाइलिंग हमें सितंबर तक करनी थी वो अब दिसंबर तक जाएगी। हम तो इसी काम में बंदे रह गए बच्चों साल के बीच में, और काम ना करें, हमारे और कोई काम धंधा नहीं है। हम दिसंबर में क्रिसमस मनाते थे, अब लेके फाइलें बैठना पड़ेगा ऑफिस में, क्यों, लास्ट डेट होगी दिसंबर। तो बच्चों लास्ट डेट में कैसे, क्लाइंट भी डाटा नहीं दे रहा, तो बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो हमारी परेशानियां डिपार्टमेंट समझता नहीं है। और एक अच्छे कंट्री में साल में अमेंडमेंट एक बार आनी चाहिए बजट में, बस हमारे वाले तो बीच में भी लाते रहते हैं, ठीक है ना। ये होमवर्क करते नहीं पूरा, ओहो ये भी रह गया, चलो बीच में ले आते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अमेरिका, यूएसए, कनाडा एक ही बार साल में अमेंडमेंट आती है जनरली, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी ना हो। यहाँ पे क्या है, बजट में भी आ जाएगी, बीच में भी आती रहेंगी। तो हम बेचारे सीए पढ़ते रहते हैं, ओहो अच्छा आज से रूल चेंज हो गया, लो जी नया रूल आ गया।
वो हमें भी जीने दो, पहले पढ़ पढ़ के जान निकल गई, अब दोबारा पढ़ते रहे क्या सारा दिन किताबों को? आप मानोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी लॉ में कभी भी चेंज कर देते हैं उठा के बीच में। वो एक तरीका बनाओ साल में चेंज करने का, बीच पूरा साल तो वैसे रहने दो। बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे लॉ मेकर्स की। तो समझ आया, ये ऑफिसर्स के लिए, किसके लिए? एसएससी के लिए। डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर but SSC is not bound. SSC can take benefit. SSC benefit ले सकता है। मतलब बच्चों, ये दो लोगों के लिए इशू होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए और किसके लिए? एसएससी के लिए। एसएससी चाहे तो फायदा ले ले, लेकिन बाउंड नहीं है, मतलब कोर्ट में जाके क्या होगा? चैलेंज। लेकिन डिपार्टमेंट के लिए क्या है? बाउंड है। अब आप कहोगे सर डिपार्टमेंट के लिए क्यों बाउंड है, डिपार्टमेंट के लोगों के लिए क्यों बाउंड है? एक मिनट यहां पे लिखता हूं, ये देखो, ये है सीबीडीटी ऊपर, इसके नीचे है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसके नीचे है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं नॉर्मल वे में। इसके नीचे है ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, इसके नीचे आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, आप बताओ बॉस का ऑर्डर है, बॉस का, जूनियर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट इज बाउंड। बॉस का और पापा का ऑर्डर है, मानेंगे कैसे नहीं? समझ आई बात? लेकिन एसएससी के लिए बाउंड नहीं है। एसएससी चाहे तो बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज को हाई कोर्ट में रिट फाइल करके क्या करे? चैलेंज करके चले। पॉइंट क्लियर है सभी को? डन है। फिर आपके पास नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस issued by central government or all are bound notification issued by central government all are bound by notification। सभी नोटिफिकेशन से क्या है? बाउंड है। सभी नोटिफिकेशन से बाउंड है। अब सुनिए बच्चों, ये नोटिफिकेशन क्या होती है? ये केंद्रीय सरकार इशू करती है। जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर होता है, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इनके पास इशू पावर है कभी भी नोटिफिकेशन देके लॉ को लाने की। देखो हर समय तो पार्लियामेंट का सेशन नहीं बैठता। आज देश में कोई रूल चेंज करना पड़ जाए, कोई नया रूल लाना पड़ जाए अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, तो इसके लिए पहले पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे और फिर प्रपोजल रखेंगे। बड़ा टफ काम है, फिर दोनों हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, टफ है। तो हर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर को पावर दी गई है कि तुम साल के बीच में बाय नोटिफिकेशन कोई भी नया लॉ ला सकते हो देश के अंदर। इसमें क्या है? पहले नोटिफिकेशन आ जाती है और बाद में पार्लियामेंट में पेश कर दी जाती है अप्रूवल के लिए। समझ आई बात? ये पावर होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब केदारनाथ में काफी बवंडर हुआ, पानी पानी हो गया, तो लोगों के घर बेघर हो गए। तो बेघर हो गए तो वहां पे लोग होटल में रहने लगे, धर्मशालाओं में रहने लगे, घर टूट गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया। तो सरकार ने एकदम नोटिफिकेशन इशू कर दी, केदारनाथ के आसपास एरिया में जितने भी होटल धर्मशाला है उनके किराए के ऊपर कोई भी देश में जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी माफ कर दिया गया है। तो बोले अच्छी नोटिफिकेशन थी। तो सरकार के पास ऐसे नोटिफिकेशन की क्या होती है? पावर होती है, लॉ को बीच में चेंज करने की। क्योंकि हर बात के लिए पार्लियामेंट से पूछना अजीब बात है, वो भी इमरजेंसी में, तो इसलिए सरकार को पावर है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन एसएससी पे भी बाउंड है और किस पे बाउंड है? डिपार्टमेंट पे भी। अच्छा एक चीज बताओ, सरकार का बनाया हुआ लॉ हम चैलेंज कर सकते हैं? आप बताओ, मोदी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने लॉ बना दिया, आपको पसंद नहीं है, तो आप कह रही मैं नहीं मानती, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये बताओ। 100% मानना पड़ेगा। सिचुएशन की बात ही नहीं है बच्चे। सरकार किसने चुनी पहले बताओ? हु इलेक्ट दी सरकार? तो सही चुन लेते ना, इतनी आपको प्रॉब्लम थी। समझ आई बा? ये पहले सोचते इलेक्शन के समय, अब तो सरकार चुन गई, अब तो उसकी माननी पड़ेगी। हाँ ये है धरना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोटी ना खाओ, भूख हड़ताल लाइक किसान कर रहे हैं, यू कैन डू ऑल्सो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, धरना कर सकते हो,
पर आप बाउंड हो लॉ बनाने के लिए, समझ लॉ मानने के लिए। सरकार की सीबीडीटी लॉ मेकर नहीं है, इसलिए वहां चैलेंजेबल है, बल्कि केंद्रीय सरकार तो लॉ है, वो आपने सुनी है सरकार। अब अपनी गलती खुद ही क्या करो, बियर करो। किसने कहा था फिर बीजेपी को वोट डालने के लिए, अगर आपको उनके बनाए रूल्स पसंद नहीं है तो? समझ आया मेरा पॉइंट? तो नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाउंड है। फिर आगे सीबीडीटी is also empowered to make an amend। तो जो हमारे पास CBDT है is also empowered to make and amend rules for purpose of act or binding on डिपार्टमेंट एंड एसएससी। बच्चों जल्दी बताओ, रूल्स बनाने की पावर किसके पास होती है? सीबीडीटी। तो चेंज करने की पावर भी किसके पास है? सीबीडीटी। रूल्स बाउंड है, सर्कुलर बाउंड नहीं है, क्योंकि सरकार ने रूल की पावर तो उनको दी है, सर्कुलर की पावर उनको नहीं देकर चली। वो फायदेमंद है तो आप यूज कर लो, अदरवाइज मत करके चलो। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो अगर सरकार को पार्लियामेंट का सेशन नहीं बैठा हुआ, कोई इनकम टैक्स में चेंज करना है, तो क्या इशू करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री? नोटिफिकेशन। क्या इशू करेगी? बाय नोटिफिकेशन लॉ क्या हो जाएगा? अमेंड कर दिया जाएगा। ये पावर है उनके पास, आपकी काइंड नॉलेज के लिए। नंबर ई पॉइंट, केस लॉज it refers to court decision of Supreme Court is law of land, decision of High Court is applying respective states in which High Court have jurisdiction। एक मिनट समझ लो फिर लिखना, एक मिनट समझ लो प्लीज, फिर लिखना, रोक दो, स्टॉप राइटिंग। देश में कोर्ट के डिसीजन से भी हेल्प लेते हैं। अब क्या होता है, मान लो रिट फाइल हुई, किसने गुजरात से फाइल की, गुजरात हाई कोर्ट में, किसने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी, किसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फाइल की। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया कि बढ़ा दो डेट, गलत डिसीजन है। तो दिल्ली वाले भी कहते हैं भाई गुजरात ने बोला तो वो। अब मेरी बात समझो, अगर देश में कोई केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की बात काटनी है तो लॉ में क्या करनी पड़ेगी? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, वो रिस्पेक्टिव एरिया में लगता है। मान लो हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो हरियाणा में फॉलो होगा, गुजरात वाले फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दिल्ली वाले कर भी सकते हैं और नहीं भी। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन दिल्ली में बाइंड है, क्योंकि उसकी जुरिसडिक्शन क्या है? दिल्ली। तो उस वहां पे तो बाइंड है, मानना पड़ेगा, बाकी जगह मानने की जरूरत नहीं है। समझ आया पॉइंट? तो कोर्ट से भी हम लॉ में, क्योंकि एम्बिग्यूटी है, अनसर्टेनिटी है, तो कोर्ट के डिसीजन से भी हम लॉ को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करके चलते हैं, आपकी नॉलेज के लिए। और कोर्ट के डिसीजन भी हमें हेल्प करके चलते हैं लॉ को। तो हमें सब चीज की नॉलेज चाहिए, तब जाके हमें इनकम टैक्स की क्या होती है? नॉलेज होकर चलती है। जो हम बुक्स पढ़ेंगे उसमें हर चीज का कॉम्बिनेशन है। सीए इंटर में केस लॉस बहुत लिमिटेड है सिलेबस में, सीए फाइनल में केस लॉस पूरे हैं एप्लीकेबल सिलेबस में। इंटर में ओनली 10 केस लॉस नहीं होंगे पूरे इंटर में, खास एप्लीकेबल कम है काफी, मतलब। और दूसरा टॉपिक है, और फाइनल में यही टॉपिक दोबारा रिपीट होगा विद केस लॉस। विद क्या? केस लॉस होकर चलेगा। नोट करिए केस लॉस को। ठीक है, पॉइंट समझ आया? कोई डाउट है पूछिए। आज इतना ही करेंगे, इसमें थोड़ा सा बेस बन गया है। तो रेट्स वाला पॉइंट ओएमआर के लिए, प्रोविजो एक्सप्लेनेशन थ्योरी के लिए,
बाकी सब नॉलेज के लिए, बाकी सब किसके लिए है? नॉलेज के लिए है, बेस बनाया है हमने, ठीक है। तो आज ही मैं आपको ना लाइव क्लास ऑप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अनमोल तुम लोग जो थोड़ी देर लेट आए हो तो आप लेक्चर देख लेना शुरू का, ठीक है। अभी थोड़ी देर में ऐड ऑन कर देंगे। ऐप डाउनलोड की हुई है ना सबने आईसीएस की, और विल ऐड इन, अभी थोड़ी देर में ऐड ऑन कर देंगे नंबर लेके जिस पे आपने ऐप डाउनलोड की है। कोई डाउट है प्लीज पूछे, कोई डाउट है प्लीज पूछे। तो समझ आया बच्चों पॉइंट सभी को? डायरेक्ट टैक्स अभी हमने शुरू नहीं किया लॉ पढ़ना, कोई भी सेक्शन शुरू नहीं किया, ये तो जस्ट बेस बनाया है टॉपिक का कि क्या होता है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है प्लीज पूछो। सर्कुलर तो सीबीडीटी इशू करती है ना बच्चे, नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सर्कुलर दोनों पे बाउंड नहीं होता, डिपार्टमेंट पे बाउंड होता है। नोटिफिकेशन सभी के ऊपर क्या होती है? बाउंड होती है। और पूछिए। डन है बच्चों? चलिए चलिए इतना ही करते हैं अभी इस क्लास में, फिर अभी दूसरी क्लास लगाते हैं।